पढ़ना था हमको। साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे। मतलब मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि 2 लेक्चर है मेरे पास इस वीक में और सुबह वाला बैच आगे चल रहा था, तो क्या करेंगे कि 3 लेक्चर को मर्ज करके 10 नहीं जा पाऊंगा, 10 कहीं और से भेजा दोगे साथ में निकल जाओ। 3 लेक्चर को मर्ज करके 2 लेक्चर में कन्वर्ट कर देंगे, यानी एफिशिएंसी थोड़ी ज्यादा एफिशिएंसी से काम करेंगे। शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल करना तो बराबर आ जाएगी। सुबह वाला बैच मतलब नेक्स्ट वीक से क्या होगा, सुबह वाला और शाम वाला पैरेलल हो जाएगा वापस। आज के डेट लगाओ, इधर से जाओ, अरे उधर नहीं जा सकते, रास्ता बंद है। लेक्चर नंबर 33 heading cyclotron। इसमें तुम लिख सकते हो, it is a charged particle accelerator। It is a charged particle accelerator designed by, साइंटिस्ट का नाम लिखना होगा किसने डिजाइन किया, डिजाइन बाय लॉरेंस LAWRENCE एंड लिविंगस्टन, लिविंग LIVING, स्टोन में ई आएगा, इसमें आएगा खाली एन तक, लिविंगस्टन, लॉरेंस एंड लिविंगस्टन। प्रिंसिपल लिखेंगे इसका, सबएडिंग प्रिंसिपल। जो कॉमन लैंग्वेज होती है वहीं से स्टार्ट करोगे। इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट the energy acquired by a charged particle, the energy acquired by a charged particle under the combined influence, energy acquired by a charged particle under the combined influence of E vector and B vector, electric field and magnetic field of E vector and B vector is independent of its frequency, is independent of its frequency of revolution, also the time period and frequency, both are independent of path radius and velocity. Also the time period and frequency both are independent of path radius and velocity. Time period and frequency both are independent of path radius and velocity. तो ये इसका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या, इसका डायग्राम बनाना है। डायग्राम में एक तो वो डायग्राम है जो एनसीईआरटी में बना हुआ है, स्कीमेटिक डायग्राम बोलते हैं इसको, तो वैसे बना सकते हो। उसमें क्या बता रखा है, मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, पॉइंट लगा के बता रखा है, डॉट डॉट, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया ऊपर की तरफ, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अगर मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड है ऊपर की तरफ, तो कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, उसमें
चार्ज पार्टिकल नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे तो कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज घूमेगा। नीचे की तरफ प्रोजेक्टेड है और क्लॉकवाइज तब भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो एनसीईआरटी में एक डायग्राम है, मैं एक दूसरा डायग्राम बना रहा हूं डिफरेंट ओरिएंटेशन में। मैं मैग्नेटिक फील्ड जो है इनवर्स ले रहा हूं। मैग्नेटिक मैं गलत बता देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट ले रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड, जो एनसीईआरटी का डायग्राम में क्या मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड डॉट, और चार्ज पार्टिकल को किधर प्रोजेक्ट किया? ऊपर की तरफ। कहां पर? हाँ देखा, तो गलती क्या हो रही थी? मैं राइट हैंड यूज करके रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मिसमैच हो रहा है। यानी एक कॉमन मिस्टेक है, तुम जब भी कोई क्वेश्चन करोगे तो इस फैक्टर को जरूर चेक कर लेना कि प्रॉपर हैंड है या नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स, तो किधर रिफ्लेक्ट होगा? उस तरफ। चार्ज पार्टिकल ऊपर प्रोजेक्ट किया, एंड ये तो है एनसीईआरटी में डायग्राम। तो कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है। मैं डिफरेंट ओरिएंटेशन ले रहा हूं। मैं ले रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड्स, तब ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो डायग्राम बनाने का एक लॉजिक है, ठीक है? तुम्हें फॉलोअर नहीं बनना, तुमको बनना है मेकर, यानी अपनी स्ट्रेटजी खुद प्लान करनी है। डायग्राम देखने के बाद डायग्राम देखने के बाद अपनी स्ट्रेटजी खुद प्लान करनी है कि उस डायग्राम को कैसे बनाए, किस लॉजिकल सीक्वेंस में बनाए, पहले क्या बनाए, बाद में क्या बनाए। तो उसकी ट्रेनिंग तुम ले रहे हो, मैं डायग्राम बनाकर बता रहा हूँ पहले क्या बनाना है, बाद में क्या बनाना है। अब उसके हिसाब से जो एनसीईआरटी वाला डायग्राम है, अगर तुम उसको प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उसमें तुम्हें खुद तय करना है पहले क्या बनाए, बाद में क्या बनाए, यानी अपनी स्ट्रेटजी खुद प्लान करना है। तो लॉजिकली हम क्या करते हैं, इसके डायग्राम को बनाने में दो पैरेलल लाइन खींचते हैं। ये मेरी स्ट्रेटजी, ऑफसेट डी बनाते हैं, इसमें होते हैं दो हॉलो डी शेप कंडक्टर, यानी इसका शेप कैसा होता है, जैसे रोटी रखने वाला कटोरा, उसको बीच में से काटो तो दो डी शेप कंडक्टर मिले। इसको 3D इफेक्ट दिखाने के लिए थोड़ा सा इस तरह से दिखाते हैं। इसको कनेक्ट करेंगे नीचे हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से। ये जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है HF बनाना है तुमको, डायग्राम सामने इंतजार मत करो। इस हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का जो पर्पस है, बेसिकली ये एसी सोर्स होता है। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इज नथिंग बट एसी सोर्स, अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स होता है। अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स का मतलब हमारे सिलेबस में जो अल्टरनेटिंग करंट है वो कैसी है, साइनोसॉइडल, हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव, ऐसी करंट, वैसी करंट का सोर्स। तो इससे जो सप्लाई आएगी उसका इंपैक्ट ये होगा कि अगर मैं इसको बोलता हूं D1 और इसको बोलता हूं D2, तो D1 और D2 की जो पोलैरिटी है, एक बार D1 पॉजिटिव होगा तो उस टाइम D2 नेगेटिव होगा, और फिर जब D2 पॉजिटिव होगा तो D1 नेगेटिव। और पोलैरिटी चेंज करने का काम कौन करेगा, HF ऑसिलेटर, इसकी मदद से पोलैरिटी चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं डीज के प्लेन के परपेंडिकुलर। तुम ये मान के चलो ये डीज जो है वर्टिकल नहीं है, ये ऐसे है हॉरिजॉन्टल प्लेन। और साइज कितना है इसका, डिश एंटीना होता है उतने बड़े डीज होते हैं। यानी तुम ये मान सकते हो कि किसी राक्षस के लिए रोटियां बना के या किसी कटोरा में रखनी है तो वो वाला बड़ी बड़ी रोटियां, बड़ा कटोरा। यहां से पॉइंट आई से किसी चार्ज पार्टिकल को नीचे की तरफ छोड़ा, रिलीज किया, और वो जो चार्ज पार्टिकल है वो पॉजिटिवली चार्ज है। उस समय सिचुएशन ये है कि D2 की पोलैरिटी है नेगेटिव और D1 है पॉजिटिव, तो D1 की तरफ अट्रैक्ट हो गए। तो हम मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरह से लगाते हैं कि चार्ज पार्टिकल के टुवर्ड्स D2 मोशन को सपोर्ट करे वो। तो ये जो क्रॉस है ये दिखा रहे हैं कि इस रीजन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है, B वेक्टर इनवर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्स, चार्ज पार्टिकल नीचे जा रहा है तो ये मैग्नेटिक फोर्स के कारण भी जाएगा टुवर्ड्स D2।
और वैसे भी अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स B2। जैसे ही B2 के अंदर एंटर करेगा, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सर्कुलर ट्रैजेक्टरी मैग्नेटिक फील्ड। हमने जो डीज बनाए हैं इसमें ध्यान रखा है कि नॉन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इस्तेमाल किया है। तो पहली बात एक तो कंडक्टर है, कंडक्टर है तो हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर इफेक्ट जिसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के कारण अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। पर नॉन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यानी हमने जो सब्सटेंस लिया, तुम इधर आकर बैठो, परेशान मत। हमने जो सब्सटेंस लिया वो कैसा लिया? ना तो फेरस, ना कोबाल्ट, ना निकल और ना गैडोलिन। ये चार हैं जो फेरोमैग्नेटिक, फेकोनी, फेरस, कोबाल्ट, निकल एंड गैडोलिन। अदर देन दिस हमने सब्सटेंस लिया। नहीं तो फेरोमैग्नेटिक लेते तो क्या परेशानी होती? मैग्नेटिक फील्ड लगना भी बंद हो जाता, उससे भी शील्डिंग हो जाता। अंदर मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में सेमी सर्कल कंप्लीट करेगा, क्योंकि अंदर तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए डॉटेड लाइन से इसका पाथ हमने दिखाया। जैसे ये बीच के गैप में आएगा, ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी में सेल से एडजस्ट करते हैं कि पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। अभी D2 हो जाएगा पॉजिटिव, D1 हो जाएगा नेगेटिव। तो इसे धक्का लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ये एनर्जी गेन करेगा। अगर इसका चार्ज Q है और इन दोनों डीज के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो V है, तो एक पास में एक बार गुजरने पर एनर्जी गेन करेगा QV। एनर्जी गेन करेगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो इसके पाथ की रेडियस बढ़ेगी। फॉर्मूला डायरेक्ट किया था हमने ट्रेजेक्टरी में, R = mv/qv, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो बढ़े हुए पाथ की रेडियस के साथ, बढ़ी हुई वेलोसिटी के साथ ये एंटर करेगा D1 में, D1 में एंटर करेगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगना बंद। अब फिर ये सेमी सर्कल कंप्लीट करेगा, फिर से जैसे ही गैप में आएगा फिर से पोलैरिटी चेंज कर देगा ऑसिलेटर। इस तरह से फिर यहाँ पर ये एक्सेलरेट होगा, यानी एक चक्कर में जब दो बार गुजरेगा तो एक चक्कर में एनर्जी गेन करेगा 2qv। अगर इसके घूमने की फ्रीक्वेंसी न्यू है तो कितनी एनर्जी गेन कर लेगा? न्यू इनटू 2qv। ठीक है, एक सेकंड, न्यू इनटू 2qv। जब ये सफिशिएंट एनर्जी गेन कर चुका होगा, जितनी एनर्जी का पार्टिकल हमको चाहिए पर्टिकुलर रिएक्शन करवाने के लिए, तो हम क्या करेंगे? इसको एक डिफ्लेक्टिंग प्लेट, डिफ्लेक्टर से बैंड करेंगे टुवर्ड्स विंडो या स्लिट। एनसीईआरटी में टर्म यूज किए स्लिट। तो यहाँ एक विंडो लगाई जाती है, खाली विंडो, और इसको डिफ्लेक्ट करने के लिए पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लगा देते हैं, जिससे रिपेल होकर ये विंडो से निकलता है और जाकर टारगेट को स्ट्राइक करता है। ये डायग्राम कंप्लीट हो, टारगेट और इसको नेम दे देंगे विंडो या स्लिट भी लिख सकते हैं। तो ये एक तरीका है डायग्राम बनाने का। दूसरा तरीका, जैसा एनसीईआरटी में डायग्राम है तुम वैसा बना सकते हो। एनसीईआरटी में जैसा डायग्राम है वैसा बना सकते हो। स्ट्रेटेजी खुद प्लान करनी होगी, पहले क्या बनाए बाद में क्या बनाए। इसमें ऊपर 5 लिख देना, 5 नंबर का क्वेश्चन है जो तुम तैयार करो। कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, जिनका डायग्राम नहीं बन पाया है अपने आप बनाना है, एनसीईआरटी से देखकर सीधे आ जाओ कंस्ट्रक्शन पर। कंस्ट्रक्शन में हम डिटेल बताते हैं कौन किससे कैसे जुड़ा है। तो लैंग्वेज में लिखोगे, इट कंसिस्ट ऑफ TW2 hollow, शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल करना, 2 hollow D-shaped conductors, 2 hollow D-shaped conductors of non-ferromagnetic substance, 2 hollow D-shaped conductors of non-ferromagnetic substance connected to a high frequency oscillator, connected to a high frequency oscillator as shown
A uniform magnetic field is applied. Uniform B vector is applied perpendicular to the plane of Ds. Perpendicular to the plane of Ds. तो कंस्ट्रक्शन डिटेल वर्किंग लिविंग। अच्छा, कंस्ट्रक्शन जिस भी अप्लायंस की तुम्हारे पास पूरी छूट है, एग्जाम में तुम जैसे भी लिखोगे सही है, और दो चार लाइन लिखकर आनी एडिट कंस्ट्रक्शन लगाना, आधा अधूरा लिखोगे तो भी सही है, कंस्ट्रक्शन कोई भी नहीं पड़ेगा। लैंग्वेज क्या लिखे वर्किंग में जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया पूरी लैंग्वेज आ जाएगी। वर्किंग में तुम लिख सकते हो the charged particle to be accelerated, the charged particle to be accelerated, जिसे हम एक्सेलरेट करना चाहते हैं, ब्रैकेट में लिखोगे से पॉजिटिव, से का मतलब होता है माना कि वो कैसा है, पॉजिटिव है, से पॉजिटिव, ब्रैकेट क्लोज, is released at I, is released at I, comma, let at that time, जब उसको रिलीज किया, let at that time D2 has negative polarity, D2 has negative polarity, so the particle get attracted towards D2, particle get attracted towards D2 supported by the B vector, मैग्नेटिक फील्ड भी इसको सपोर्ट कर रहा है, supported by B vector, मैग्नेटिक फील्ड जैसा फोर्स लगा रहा है वो भी सेम डायरेक्शन। फुल स्टॉप। as particle enters D2, as particle enters D2, comma, electric field stops acting, E vector stops acting, E vector stops acting, शॉर्ट फॉर्म यूज करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां लिखने को बोला जाए तो क्या लिखोगे, E vector stops acting, क्यों, ब्रैकेट में लिखोगे shielding effect, bracket close, so particle complete semicircle, कंप्लीट आएगा कि कंप्लीट्स आएगा, हाँ अंग्रेजी में साथ में सही लिखना, कंप्लीट सेमीसर्कल, क्योंकि पार्टिकल लिख रहे हैं सिंगुलर, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बी वेक्टर अलोन, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बी वेक्टर अलोन, यहाँ पर दूसरा वाला पैराग्राफ चेंज। नाउ when particle comes into the gap, between the D's, comma, the oscillator changes the polarity, of the D's, oscillator changes the polarity of the D's, so now D1 is negative, and thus particle get accelerated towards D1, acquiring energy QV with increased path radius and velocity, acquiring energy QV with increased path radius and velocity, and completes another semicircle in it, full stop।
paragraph change. The above process is repeated. Above process is repeated. कब तक? Until the particle acquire sufficient energy. Above process is repeated until the particle acquire sufficient energy. After that, it is deflected towards the target. After that, it is deflected towards the target through window. ये वर्किंग कंप्लीट हो गई, पर वर्किंग में डेरिवेशन का कुछ पार्ट आएगा। तुमसे अलग अलग तरह से सवाल पूछा जाता है। एक तो कॉमन क्वेश्चन है प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन। फिर पूछते हैं कभी कभी कि साइक्लोट्रॉन में रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, एक्सप्लेन करो। व्हाट इज रेजोनेंस कंडीशन इन साइक्लोट्रॉन? कभी कहते हैं कि ये प्रूव करके दिखाओ कि जो फ्रीक्वेंसी है साइक्लोट्रॉन में पार्टिकल के घूमने की फ्रीक्वेंसी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, रेडियस एंड वेलोसिटी। तो ऐसे सिचुएशन में कुछ न्यूमेरिकल पार्ट जुड़ जाता है। वो न्यूमेरिकल पार्ट क्या है आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखोगे। वर्किंग में चलेगा, पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। हियर द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन, हियर द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन is provided by magnetic Lorentz force, is provided by magnetic Lorentz force, that is mv square upon r equal to qvv or v equal to qvr upon m. So v सबस्क्रिप्ट मैक्स, साउंड को फॉलो करो, लिखते जाओ। अगर मैं चाहता हूं वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाए तो थ्योरेटिकली रेडियस को मैक्सिमम होना पड़ेगा। न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ने पर तुम d की रेडियस रख सकते हो मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए, तो वो थ्योरेटिकली पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू होगी। प्रैक्टिकली अगर रेडियस r मैक्स d की रेडियस के बराबर हो जाए तो पार्टिकल टकरा जाएगा। ठीक है, थ्योरेटिकली इट इज ओके, प्रैक्टिकली नहीं होगा। 10 जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करेगा के ई मैक्स, वो होगी हाफ एन वी मैक्स का स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूं क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर मैक्स का स्क्वायर अपॉन 2m। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल गया। इसके बाद हम लिखेंगे टाइम पीरियड के लिए आल्सो टाइम पीरियड कैपिटल T। हालांकि मैं यहां पे लिख रहा हूं टाइम पीरियड इज 2 पाई r अपॉन v। तुम भी लिख सकते हो ऐसे एग्जाम में, पर प्रैक्टिकली तुम्हें फैक्ट पता होना चाहिए कि ये जो सर्कल की रेडियस है सिर्फ आधे सर्कल के लिए सेम है, अगले आधे के लिए बढ़ गई है। ठीक है, लिखा तो हमने कि पूरे सर्कल के लिए 2 पाई r, पर 2 पाई r जैसा एक्चुअल में यहाँ कुछ है नहीं, ये पता होना चाहिए लिखते हो। इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि जब मैं r की या v की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा तो ना तो ये r पर डिपेंड करेगा ना v पर, इसलिए हम ऐसा लिख पा रहे हैं कि टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही रेडियस बढ़ जाए तो हम लिख सकते हैं, पर फैक्ट ये है कि ऐसा है नहीं। तो मैंने v की वैल्यू रख दी r की mv/qv और उससे मुझे मिला 2 पाई m अपॉन qv। तो फ्रीक्वेंसी मिलेगी न्यू इक्वल टू qb अपॉन 2 पाई m। फ्रीक्वेंसी को एक्सप्रेशन इसका जो देख रहे हैं हम तो पता चल रहा है कि फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन इस तरह से है, ना तो r आ रहा है ना v आ रहा है। तो हमने प्रूव कर दिया फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, रेडियस एंड वेलोसिटी। तो एक स्टेटमेंट लिखेंगे इसके नीचे 10 frequency is independent of path, radius
and velocity. Thus frequency is independent of path radius and velocity. और अगर ऐसा है तो इस बात का फायदा हम कैसे उठाते हैं? इस बात का फायदा हम ऐसे उठाते हैं कि हम इसमें रेजोनेंस की कंडीशन लगा देते हैं। अभी रेजोनेंस होता है क्या, पहले तो रेजोनेंस पता होना चाहिए, फिर रेजोनेंस की कंडीशन इसमें समझेंगे। तो तुम में से कौन एक्सप्लेन कर रहा है व्हाट इज रेजोनेंस? एक होता है मैकेनिकल रेजोनेंस, एक होता है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। तो तुम में से जो भी कॉन्फिडेंट है और समझा सकता है व्हाट इज रेजोनेंस, रेज योर हैंड। आपस में नहीं समझाना एक दूसरे को, तुम्हें अगर कॉन्फिडेंस है तो हाथ ऊपर करके तुम्हें एक्सप्लेन करना है। अगर तुम्हें आता है तो बताना भी आना चाहिए। तुम ये कह के नहीं बता सकते कि हमें आता तो है, रेजोनेंस हम समझते हैं पर हम बता नहीं सकते। कोई नहीं बताना चाहता? तुम्हें ये मान के चलूंगा तुम्हें नहीं आता है, नहीं बता सकते मतलब नहीं आता, सिंपल। तो रेजोनेंस एक पर्टिकुलर सिचुएशन को बोलते हैं। किस तरह की सिचुएशन? हर ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, हर ऑब्जेक्ट, और एक वो फ्रीक्वेंसी होती है जो हम उसको इंपार्ट करते हैं, फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे अभी तुम स्पीकर से आवाज सुन रहे हो, स्पीकर के पर्दे की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, पर वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट नहीं कर रहा है। अभी वो उस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा है जिस पर वाइब्रेट करने के लिए उसको मजबूर किया जा रहा है, यानी फोर्स फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से मैं बोल रहा हूं उस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा है। ये बोर्ड है, इसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। मैं एक ट्यूनिंग फॉर्क लेता हूं। ट्यूनिंग फॉर्क जो लोग नहीं जानते लैब में जाकर देख लेना, इस तरह का शेप होता है, या घर में चिमटा तो देखा होगा रोटी सेकने वाला। इट इज ए काइंड ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। नीचे से इसको पकड़ा, इसको बोलते हैं स्टेम, को बोलते हैं प्रॉन्ग्स। इसको रबर के पैड पर मारा, वाइब्रेट कराया, मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज है। इस स्टेम को जब मैं बोर्ड से टच करूंगा वाइब्रेट कराने के बाद, तो बोर्ड भी किस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करेगा? 256। दिस इज फोर्स फ्रीक्वेंसी, फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी, जिसे हम वेरी करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा हाथ है सोर्स और बोर्ड है ऑब्जेक्ट। बोर्ड की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और जो सोर्स फ्रीक्वेंसी है तुम अपने सामने सुन लो, ये सोर्स फ्रीक्वेंसी, दिस इज सोर्स फ्रीक्वेंसी। मैं इसको बढ़ा भी सकता हूं, घटा भी सकता हूं। एक कंडीशन ऐसी आई, when force frequency becomes equal to natural frequency of the object। उस कंडीशन में क्या होगा? मेरे हाथ से बोर्ड को एनर्जी का ट्रांसफर होगा मैक्सिमम, और जब ये एनर्जी का ट्रांसफर हो जाता है मैक्सिमम, then this condition is called condition of resonance। हो सकता है इस कंडीशन में ये अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे, ये तो हो सकता नहीं, वाइब्रेट तो करेगा करे। इस कंडीशन में क्या होगा? अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करेगा। हो सकता है टूट कर गिर जाए, वो हो सकता है टूट कर गिर जाए। तो क्या रेजोनेंस हम तब मानेंगे कि जब बोर्ड टूट कर गिर जाएगा? वो रेजोनेंस की डेफिनेशन है। रेजोनेंस हम तब मानेंगे कि जब मैक्सिमम एनर्जी इसको ट्रांसफर हो। इसके जो प्रैक्टिकल एग्जांपल तुमने लैब में सीखे थे, तो रेजोनेंस ट्यूब था कि ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट कराकर एयर कॉलम के ऊपर ले जाते थे, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी और एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती थी, तो तेज आवाज सुनाई देती थी। अलग-अलग लंबाई के पेंडुलम तुमने एक रस्सी पर लटका दिए, जिनमें से दो पेंडुलम सेम लेंथ के, उनमें से एक पेंडुलम को ऑसिलेट कराकर छोड़ोगे तो सारे पेंडुलम धीरे-धीरे ऑसिलेट करने लग जाएंगे, उनको एनर्जी का ट्रांसफर होगा। पर सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड से कौन ऑसिलेट करेगा? जो सेम लेंथ का है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी सेम मैच हो रही है। Then this is called condition of resonance। कूलर में पंखा घूम रहा है सर्टेन आरपीएम पर, एक कंडीशन ऐसी आती है कूलर की बॉडी में पानी जैसे जैसे सूखने लगता है तो उसके मेटल की बॉडी की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो चेंज होने लगती है, और वो चेंज होकर अगर पंखे की फ्रीक्वेंसी रेंज में आ जाए, पंखे की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में पंखे से एनर्जी का ट्रांसफर कूलर की बॉडी को मैक्सिमम हो जाता है, धड़-धड़ बजने लगता है, पूरी बॉडी बजने लगती है। अब या तो तुम पंखे की स्पीड चेंज करो, या फिर क्या करो, या फिर उसमें पानी भरो, या कुछ फंसाओ। हाँ, कूलर बंद करो। तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो वो क्या है? कंडीशन ऑफ
रेजोनेंस। ये तो हुआ मैकेनिकल रेजोनेंस। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस जो पढ़ने वाले तुम EMI AC, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा इस मंथ, खत्म 2 लेक्चर और इसके बाद एक चैप्टर खत्म, और उसके बाद मतलब मैग्नेटिज्म भी खत्म हो जाएगा, अगला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। EMI AC 15 सितंबर तक खत्म, यानी फर्स्ट बुक तुम्हारी खत्म हो जाएगी 15 सितंबर तक। तो EMI AC जो पढ़ेंगे 15 सितंबर से पहले, तो उसमें तुम पढ़ोगे LCR सीरीज सर्किट, एक लगा हुआ है इंडक्टर, एक लगा हुआ है कैपेसिटर, एक लगा हुआ है रेजिस्टर। अब इसकी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है, एक फार्मूला तुम्हें मैंने पहले बताया था, याद रहा होगा तुम्हें शायद। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी FR = 1/2 पाई √ LC। इसमें हम एक्चुअल में C को कंट्रोल करते हैं। C कौन सा होता है? ये वेरिएबल कैपेसिटर होता है, इसकी कैपेसिटी को हम कंट्रोल करते हैं, उससे फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करते हैं। तो जस्ट इमेजिन करो तुम्हारा रेडियो है या तुम्हारा मोबाइल फोन है, जिसमें रेडियो तुमने चला रखा है, तुमने ट्यून किया 92.7 पर। अब तुम 92.7 पर ट्यून कर रहे हो, तो इसमें सिचुएशन क्या हो रही है? इसमें ऐसा हो रहा है 92.7 किसकी फ्रीक्वेंसी है? सर्किट की, जो LCR सर्किट है उसके अंदर ट्यूनर सर्किट है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 92.7। कैसे कंट्रोल की तुमने? C से। तुम चाहो तो C को कम ज्यादा करके, C को कम करोगे तो 94.3 भी आ जाएगा, और कम करोगे तो 95 भी आ जाएगा। पर तुमने जो भी फ्रीक्वेंसी ट्यून की है, अब वो रेजोनेंस कैसे हो रहा है समझो। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी वेव्स हैं, आसपास कोई कॉर्डलेस इक्विपमेंट काम कर रहा है, उसकी वेव्स है 94.3 की भी है, तुमने 92.7 पर ट्यून किया, 95 की वेव्स भी हैं। रेडियो और दूसरे जो MW मीडियम वेव बैंड, शॉर्ट वेव बैंड, उनकी वेव्स भी हैं। टीवी के जो ट्रांसमिशन आ रहे हैं उनकी वेव्स भी हैं। सभी तरह की वेव्स वहां पर मौजूद हैं, पर तुम्हें कौन सी सुनाई देगी? सिर्फ 92.7। क्यों? फ्रीक्वेंसी मैच होगी, फ्रीक्वेंसी मैच होगी तो उससे एनर्जी का मैक्सिमम ट्रांसफर होगा रेडियो सेट, उसमें करंट मैक्सिमम हो जाएगी। उसके लिए 92.7 के लिए करंट मैक्सिमम हो जाएगी, तो तेज आवाज में बजने लगेगा, तो वही ट्यून होगा। इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, ऐसा समझ सकते हो। तो एनर्जी आई कहां से? रेडियो के सेल खर्च हो रहे हैं, या उस वेव की एनर्जी हार्नेस कर रहे हैं, उसको दो रहे हैं, उसका दोहन कर रहे हैं। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करना, क्या करना? मोबाइल में तुम्हारे पास जो रेडियो FM, उसको 92.9 पर सेट करना। 92.9 पर कोई आवाज नहीं आएगी, सू साए साए। 92.9 पर तुमने उसको सेट किया, बैटरी का स्टेटस देख लेना, जब सेट किया आधे घंटे तक चलाना उस पर, और आधे घंटे बाद बैटरी का स्टेटस देख लेना कितनी बैटरी बच गई। अब उसको चार्ज करके बैटरी के वापस इनिशियल स्टेटस पे ले जाना जितना पहले सेट किया था, और अब 92.7 पर ट्यून करके चलाना, ठीक है? फिर आधे घंटे चलाना, अब फिर बैटरी का स्टेटस देखना। क्या ऑब्जर्व करोगे तुम? अब की बार जब तेज आवाज में बज रहा है तब बैटरी कम खर्च होगी, जब वो ट्यून्ड है तो बैटरी कम खर्च होगी, और जब वो अनट्यून्ड है तो बैटरी ज्यादा खर्च होगी। बिकॉज एनर्जी कहां से आ रही है? वेव से। जो ब्रॉडकास्टेड प्रोग्राम है उसकी जो वेव एटमॉस्फेयर में है, उस वेव की एनर्जी है जिससे वो बज रहा है, रेजोनेंस। ऐसे ही क्लास में होता है, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं ऐसे टेबल पर नहीं पढ़ा सकता तुमको। जिस रिदम में, जिस इंटेंसिटी के साथ क्लासरूम में पढ़ा रहा हूं, उस इंटेंसिटी के साथ तुम्हें काउंटर पे कभी नहीं पढ़ा सकता, इंडिविजुअली तुम आओ। रीजन क्या है? अच्छा, इसमें और भी परेशानी होगी। मान लो तुम में से कुछ बच्चे, मैं पढ़ा रहा हूं, उधर देख रहे हैं, रोशनदान की तरफ, गेट की तरफ देख रहे हैं, मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, अपना अलग से काम कर रहे हैं। मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, मान लो वो केमिस्ट्री का काम कर रहे हैं, मैथ्स का काम कर रहे हैं, तो भी वो इफेक्ट क्लास में नहीं आ सकता, कितनी भी कोशिश कर लो। तो अभी हो क्या रहा है? रेजोनेंस चल रहा है। मेरे पास एनर्जी कहां से आ रही बोलने की? तुमसे ही आ रही, क्योंकि तुम मेरे साथ ट्यून्ड हो, तो तुम्हारी से एनर्जी मुझको मिल रही है, मुझसे एनर्जी, मतलब एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। ये ट्यूनिंग फॉर्म, इसमें एक प्रॉम को तोड़ दो, अब बजाकर देखो कितनी देर तक बजता रहेगा। बहुत जल्दी इसके ऑसिलेशन खत्म हो जाएंगे। तो ये कहानी है रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस जो है यहाँ पर कैसे होगा? साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन में ऐसे होगा कि पार्टिकल के घूमने की सर्टेन फ्रीक्वेंसी है, ऑसिलेटर की सर्टेन फ्रीक्वेंसी है, दोनों को मैच करा दो। मैच कराने का फायदा ये होगा कि रिदम में काम करेंगे, जैसे ही पार्टिकल बीच में आएगा वैसे ही
इसको बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन इन साइक्लोट्रॉन। आगे लैंग्वेज में लिखोगे 10 जो भी तुमने लिखा उसी के आगे कंटिन्यू करोगे। 10 we can keep oscillator frequency constant, same as that of frequency of revolution of charged particle, comma, it is called condition of resonance. क्लियर? फुल स्टॉप लगा दो। अब हमें पढ़नी इसकी एप्लीकेशन, सराउंडिंग एप्लीकेशन। मैं कुछ नहीं लिखा रहा, एनसीईआरटी से एज इट इज कॉपी पेस्ट करोगे हम, उससे कॉपी करके तुम खुद लिखोगे, 4 लाइन छोड़ दो। जहां पर एनसीईआरटी में साइक्लोट्रॉन का डायग्राम बना हुआ है उसके ठीक अगले पेज पर टॉप पर जो पैराग्राफ है जिसकी स्टार्टिंग एनसीईआरटी वाले पिछले पेज से हो जाती है, डायग्राम वाले पेज के एंड से होती है और एंड होता है अगले पेज पर टॉप पर। वो सारे पॉइंट्स तुम्हें लिखने हैं, पेज नंबर नहीं बताऊंगा, डायग्राम से ढूंढोगे तुम, साइक्लोट्रॉन के डायग्राम से तुम्हें मिल जाएगा, वहां से तुम्हें एप्लीकेशन कॉपी करनी है। नेक्स्ट, ड्रॉबैक्स या लिमिटेशन। ड्रॉबैक या लिमिटेशन दोनों में से कोई भी एक वर्ड लिखो। एग्जाम में लिमिटेशन भी पूछी जाती है, अलग से भी पूछी जाती है, साथ में 5 नंबर में भी पूछते हैं। क्या मैं न्यूट्रल पार्टिकल जैसे कि न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट कर सकता हूं इससे? न्यूट्रॉन को हम वन डे ग्राफ जनरेटर से भी एक्सेलरेट नहीं कर पाते थे क्योंकि फोर्स ही नहीं लगेगा उस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स नहीं लगाएगा, ये भी नहीं लगाएगा। तो लिखोगे फर्स्ट पॉइंट, we cannot accelerate neutral particles such as neutron. We cannot accelerate neutral particles such as neutron using it सेकेंड पॉइंट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग से 2 नंबर में आता है, 2m लिख देना उसके पास। लिखोगे we cannot accelerate lightweight particles, हल्के lightweight particles। नाम बताओगे एक दो का? lightweight होता है क्या उसका? ये सिंबल मैंने किसका बनाया? इलेक्ट्रॉन का लाइटवेट। कैसे? प्रोटॉन के मास का 1/1840। तुम्हें कुछ नहीं करना, फिजिक्स की खाली क्लास में बैठना है, जितने भी डेटा काम के हैं, जितने भी डेफिनेशन डेरिवेशन सब यहीं पे प्रैक्टिस करा दूंगा। तो 1/1840। दूसरा ये मैंने सिंबल बनाया, ये किसका? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल। ये दोनों लाइटवेट है, दोनों का मास सेम है। We cannot accelerate lightweight particles ब्रैकेट में ये दोनों using cyclotron। इससे हम हल्के पार्टिकल्स को एक्सेलरेट नहीं कर सकते using cyclotron। तो हल्के पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट में लिखोगे we use synchrotron SYNCHRO synchrotron tron comma betatron synchrotron betatron etc। यानी इसके एडवांस वर्जन है, साइक्लोट्रॉन के आगे के वर्जन है, इनको यूज करते हैं। we use synchrotron betatron etc। ब्रैकेट क्लोज। तुमसे पूछते हैं why we cannot accelerate, क्यों नहीं एक्सेलरेट कर सकते? कंटिन्यू करोगे because due to small mass, इनका मास होता है बहुत कम, due to small mass कम होगा तो इस फॉर्मूले को देखो, वेलोसिटी का क्या होगा? वेलोसिटी ज्यादा, कितनी ज्यादा? कंपैरेबल टू सी, स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरेबल। तो लिखोगे ड्यू टू स्मॉल मास
these acquire very large speed, ब्रैकेट में ऑर्डर ऑफ c। अब ऐसा होगा कि कोई पार्टिकल स्पीड c के आसपास की स्पीड पे चल रहा है तो उसका मास तो बदलने लगेगा। सो देयर मास स्टार्ट चेंजिंग। अब एक वर्ड है कि हम लिखें चेंजिंग और एक वर्ड है कि हम एग्जैक्ट लिख दें घटेगा कि बढ़ेगा, क्योंकि हम पता लगा सकते हैं घटेगा या बढ़ेगा। और तुम आंसर लिखो उसमें देखो कि चेंजिंग, तो चेंजिंग लिखना गलत होगा, इंक्रीजेस या डिक्रीजेस लिखना ज्यादा सही होगा। तो कई बार क्वेश्चन आता है पेपर में 40% बच्चे इस तरह की गलती करते हैं, तुमसे पूछते हैं इसको इंक्रीज कर दिया, फलानी क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया, ढीकवी क्वांटिटी पर क्या असर होगा, तुम लिखते हो इट विल चेंज और एक्सपेक्ट करते हो नंबर मिल जाएंगे। तो खाली इट विल चेंज लिखने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें बताना पड़ेगा इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और रिमेन अनचेंज, तीनों सिचुएशन हो सकती है। तो हमें पता है फॉर्मूले से कि अगर मैंने स्पीड बढ़ाई, स्पीड हो गई कंपैरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, तो ये जो फॉर्मूला है काइनेटिक मास इक्वल टू रेस्ट मास अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, इससे पता चल रहा है कि अगर स्पीड बढ़ेगी तो मास का क्या होगा, मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, क्योंकि एनर्जी जो एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी, अब स्पीड मैक्सिमम स्पीड है c, उससे ज्यादा हो नहीं सकती, तो जो एडिशनल एनर्जी आएगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मास। सही करो उसको, चेंजिंग को काट दो, मास स्टार्ट इंक्रीजिंग, मास स्टार्ट इंक्रीजिंग, ऐसा कुछ लिखा था ना तुमने, मास स्टार्ट इंक्रीजिंग causing decrease in frequency। जब मास बढ़ेगा तो तुम्हें पता है फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, ये रहा फॉर्मूला, मास डिनोमिनेटर में आ रहा है, causing decrease in frequency। हम नहीं लिखेंगे changes frequency, हम लिखेंगे decrease in frequency, and that's why frequency घट गई तो क्या होगा, that's why। फिर यहाँ पे पॉज लो, समझो पहले फिर लिखना क्या होगा। फ्रीक्वेंसी घट गई, इसके घूमने की, इसकी फ्रीक्वेंसी अनचेंज, इसके चक्कर काटने की फ्रीक्वेंसी घट गई, मतलब 1 सेकंड में कम चक्कर लगा रहा है, यानी स्लो हो गया मतलब यहाँ तक पहुंचा मान लो, और ये d2 हो गया पॉजिटिव, d1 हो गया नेगेटिव। चलो कोई बात नहीं, इनर्शिया था, निकल गया यहाँ से, अगले में पहुंच गया। पर एक सिचुएशन ऐसी भी आएगी कि जब ये यहाँ से निकलने वाला होगा उस समय d2 हो जाएगा पॉजिटिव और d1 हो जाएगा नेगेटिव, तो इससे रिपेल होकर या तो बाहर निकल जाएगा या d से कहीं टकरा जाएगा। कुल मिलाकर इस पार्टिकल को हम खो देंगे, इसका मतलब इसलिए हम इसको एक्सेलरेट नहीं करोगे, कंटिन्यू करोगे। दैट्स व्हाई इट लूजेस, दैट्स व्हाई इट किसके लिए आया, पार्टिकल के लिए, तो तुम चाहो तो पार्टिकल के लिख सकते हो। पार्टिकल लूजेस रिदम, तालमेल खो देगा, रिदम, इट लूजेस रिदम विद ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, it loses rhythm with oscillator frequency, and thus either get absorbed or get lost